मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बार बार पूछा जाता है। और अलग अलग तरीकों से। बिल्कुल। और अगर यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा सा भी मिस हो गया तो प्रीलिम्स में जो ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक है वो अक्सर फेल हो जाती है। तो आज हम भारतीय संविधान के इसी सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे। जी, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और हम इसे बिल्कुल शून्य से एक एक करके तर्क के साथ समझेंगे। और इस चर्चा के बाद ये सारे अनुच्छेद और उनके प्रावधान तो समझ आएंगे ही, साथ ही ये भी पता चलेगा कि इन्हें असल जिंदगी के मामलों में कैसे लागू किया जाता है। हमारा वादा है कि रिवीजन के समय सिर्फ ये ऑडियो सुनना ही काफी होगा। आप सुन रहे हैं कॉन्सेप्ट टू रैंक, जहां हम सिर्फ कंटेंट नहीं, परीक्षा के लिए सोचना सिखाते हैं। और चर्चा के अंत तक ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि परीक्षक अनुच्छेद 14, 19 और 21 को मिलाकर जो गोल्डन ट्रायंगल वाला सवाल बनाते हैं वो आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। सही सवाल है। ये सिर्फ कुछ अनुच्छेद नहीं है, ये तो हमारे जनरल स्टडीज 2 के सिलेबस का, कह सकते हैं कि पूरे संविधान की इमारत का सबसे मजबूत खंबा है। एकदम सही। और इसका महत्व तीनों स्तरों पर है। प्रीलिम्स में सीधे सीधे अनुच्छेद, रिट्स और उनके अपवादों पर सवाल आते हैं। और मेंस में निजता का अधिकार, आरक्षण और बोलने की आजादी जैसे विषयों पर आपकी विश्लेषणात्मक समझ यहीं से परखी जाती है। और इंटरव्यू में तो संवैधानिक नैतिकता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर आपकी सोच की गहराई इसी से पता चलती है। इसीलिए तो इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये वो ढाल है जो नागरिकों को राज्य की असीमित शक्ति से बचाती है। आपने एक बहुत जरूरी शब्द इस्तेमाल किया, राज्य। ये अधिकार हमें राज्य के खिलाफ मिलते हैं। जी। तो यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। आखिर ये राज्य है क्या? क्या ये सिर्फ केंद्र सरकार है? इसका जवाब हमें अनुच्छेद 12 देता है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। राज्य की परिभाषा को समझने के लिए सोचिए कि ये एक संकेंद्रित वृत्त, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह है। अच्छा। सबसे अंदर के घेरे में है भारत सरकार और हमारी संसद। ठीक है। उसके बाहर के घेरे में सभी राज्य सरकारें और उनके विधानमंडल हैं। फिर आती हैं पंचायतें और नगरपालिका जैसी स्थानीय संस्थाएं। लेकिन सबसे बाहरी और सबसे दिलचस्प परत, जहां से अक्सर सवाल बनता है, वो है अन्य प्राधिकारी, यानी अदर अथॉरिटीज। बिल्कुल। एक मिनट, अन्य प्राधिकारी, ये तो बड़ा अस्पष्ट सा लगता है। इसमें कौन कौन आता है? मतलब अगर कल को LIC मेरे अधिकार का हनन करे तो क्या वो भी राज्य है? यही तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सुप्रीम कोर्ट ने RD शेट्टी केस में ये साफ किया कि LIC, ONGC, सेल जैसी संस्थाएं, मतलब जो सरकार के एक एजेंट की तरह काम करती हैं। एकदम सही, वो भी राज्य की परिभाषा में आती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस और एक सरकारी कंपनी ONGC में मौलिक अधिकारों के नजरिए से बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। अगर ONGC आपके साथ भेदभाव करती हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वो राज्य है, लाइन यहीं खींचती है। समझ गई। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमने समझ लिया कि खतरा किससे है, पर अगर यही राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे अधिकार छीन ले, तब क्या होगा? यहीं पर संविधान का सबसे शक्तिशाली सेफ्टी वॉल्व सामने आता है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, इसे संविधान का पहरेदार भी कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक अंपायर की शक्ति देता है। अच्छा, अंपायर की तरह कैसे? इसे ऐसे समझिए, संसद क्रिकेट टीम है जो नियम यानी कानून बनाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंपायर है। अगर टीम कोई ऐसा नियम बनाए जो खेल के उसूलों के खिलाफ हो, मतलब मौलिक अधिकारों के, तो अंपायर उंगली उठाकर कह सकता है, आउट, ये नियम नहीं चलेगा। आपने पकड़ लिया। यही है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, जो अनुच्छेद 32 और 226 से मिलती है। मुझे हमेशा से अनुच्छेद 13 के 2 सिद्धांतों में कंफ्यूजन रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या आप इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते? जरूर। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स या आच्छादन का सिद्धांत कहता है कि संविधान से पहले का कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों से टकराता है तो वो मरता नहीं, बस बेहोश हो जाता है। मतलब उस पर ग्रहण लग जाता है? हाँ बिल्कुल। जैसे ही मौलिक अधिकार में संशोधन हो और वो टकराव खत्म हो जाए तो वो कानून फिर से जाग सकता है। वो कोमा में चला जाता है, मरता नहीं। और दूसरा वाला सेवरेबिलिटी? वो और भी आसान है। मान लीजिए एक कानून में 10 धाराएं हैं
और उनमें से सिर्फ एक धारा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तो पूरे कानून को रद्द नहीं करेंगे? नहीं, कोर्ट एक सर्जन की तरह सिर्फ उस एक खराब हिस्से को काट कर निकाल देगा, बाकी 9 धाराएं लागू रहेंगी। बहुत खूब। तो ये अंपायर ये सुनिश्चित करता है कि खेल हमेशा निष्पक्ष हो, और निष्पक्षता का सबसे पहला नियम है समानता। यहीं से हम अनुच्छेद 14 पर आते हैं। हाँ, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में एक बड़ा दिलचस्प संतुलन है। इसमें 2 विचार एक साथ चलते हैं। पहला है विधि के समक्ष समता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें फर्क है ना? जमीन आसमान का। विधि के समक्ष समता ब्रिटिश सोच है। ये कहती है कानून अंधा है, वो किसी के लिए नहीं झुकेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, सबके लिए एक नियम। जी, ये एक नकारात्मक अवधारणा है क्योंकि ये किसी भी विशेष छूट से रोकती है। और दूसरा वाला, विधियों का समान संरक्षण अमेरिकन सोच है। ये कहती है नहीं, कानून को आंखें खोलकर देखना होगा कि कौन पिछड़ गया है और उसकी मदद करनी होगी। अच्छा, मतलब समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार हो। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक अवधारणा है क्योंकि ये राज्य को जरूरतमंदों जैसे बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने की इजाजत देती है। लेकिन क्या सच में कोई कानून से ऊपर नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के बारे में क्या? उन्हें तो कुछ छूट मिलती है। बिल्कुल, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान कुछ विशेष छूट प्राप्त है। ये अनुच्छेद 14 का एक महत्वपूर्ण अपवाद है और परीक्षक अक्सर यहीं से सवाल बनाकर फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 ने समानता का एक बड़ा सिद्धांत दिया। अब अनुच्छेद 15 से 18 इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करते हैं? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, खासकर दुकानों, होटलों जैसी सार्वजनिक जगहों पर। जी, और अनुच्छेद 16 इसी समानता को सरकारी नौकरियों में लाता है। वो कहता है कि लोक नियोजन में सभी को अवसर की समानता मिलेगी। हाल ही में जो EWS आरक्षण लाया गया वो इसी के तहत है। उसे 103वें संशोधन द्वारा इसी अनुच्छेद में जोड़ा गया है। इसके बाद एक बहुत ही शक्तिशाली अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक पूर्ण अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट। इसका कोई अपवाद नहीं है। और फिर है अनुच्छेद 18, जो उपाधियों का अंत करता है। यहाँ छात्र अक्सर भारत रत्न जैसे पुरस्कारों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सही कहा। अनुच्छेद 18 राजा, महाराजा जैसी वंशानुगत उपाधियों को खत्म करता है, लेकिन राज्य, सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियां दे सकता है, जैसे कर्नल या डॉक्टर। जी, और भारत रत्न या पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि सम्मान है, इसलिए ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। चलिए अब समानता के अधिकार से आगे बढ़कर भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले अधिकार पर आते हैं। अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। ये नागरिकों को 6 तरह की आजादी देता है। कौन कौन सी? पहला, बोलने और अपनी बात रखने की आजादी। दूसरा, बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने की आजादी। तीसरा, संघ या समूह बनाने की। चौथा, पूरे भारत में कहीं भी घूमने की आजादी। पांचवा, कहीं भी बसने की। और छठा, कोई भी पेशा या व्यापार करने की आजादी। बिल्कुल, लेकिन ये आजादियां असीमित तो नहीं हो सकती। मतलब लाइन कहाँ खिंचती है? बिल्कुल सही सवाल। ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, देश की सुरक्षा या नैतिकता जैसे आधारों पर। जी, और मजेदार बात यह है कि चुप रहने का अधिकार भी बोलने की आजादी में ही शामिल है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब उस स्थिति के बारे में बात करते हैं जब किसी पर कोई अपराध करने का आरोप लगता है। संविधान यहाँ क्या सुरक्षा देता है? यहाँ अनुच्छेद 20 एक कवच बनकर खड़ा हो जाता है। इसके 3 स्तंभ हैं। पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब आपको उस काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध नहीं था। दूसरा है नो डबल जेपरडी, यानी एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। सेल्वी बनाम कर्नाटक केस में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट को इसी आधार पर अमान्य करार दिया था। अब हम उस अधिकार पर पहुंचते हैं जिसका दायरा सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ सबसे ज्यादा बढ़ाया है, अनुच्छेद 21।
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने सुना है कि ये सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इसकी यात्रा कैसी रही? इसकी यात्रा बहुत ही शानदार रही है। 1950 के AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या की थी। मतलब? कहा कि अगर कानून सही प्रक्रिया से बना है तो वो आपकी स्वतंत्रता छीन सकता है, चाहे वो कानून उचित हो या नहीं। लेकिन फिर 1978 के मेनका गांधी केस में सब कुछ बदल गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सोच को पूरी तरह पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया सिर्फ स्थापित ही नहीं, बल्कि उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भी होनी चाहिए। और इसी एक वाक्य ने अनुच्छेद 21 को संविधान का सबसे जीवंत अनुच्छेद बना दिया। जी। तो इस बदलाव के बाद इसमें क्या-क्या शामिल हो गया? इसके बाद अनुच्छेद 21 एक पेड़ की तरह फैलता गया। इसमें निजता का अधिकार, पुट्स्वामी केस वाला, हाँ, आजीविका का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सोने का अधिकार और यहाँ तक कि गरिमा के साथ मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया जैसे कई अधिकार शामिल हो गए। और इसी सोच का नतीजा था अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा का अधिकार। हाँ, 86वें संशोधन से जोड़ा गया ये अधिकार जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। एक क्रांतिकारी कदम था ये। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 22 पर आते हैं, जो गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण देता है। ये 2 तरह की हिरासत की बात करता है, एक सामान्य और एक निवारक निरोध। जी। पहली है सामान्य हिरासत, जो अपराध करने के बाद होती है। इसमें आपको वकील करने का और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार मिलता है। और दूसरी है निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बहुत विवादास्पद है। इसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लिया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का दायरा तो वाकई बहुत बड़ा है। शोषण, धर्म और संस्कृति से जुड़े अधिकारों का मूल सार क्या है? देखिए, अनुच्छेद 23 और 24 कहते हैं कि किसी भी इंसान से जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, मानव तस्करी नहीं होगी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराए जाएंगे। ये शोषण के खिलाफ गारंटी है। और धर्म के बारे में? अनुच्छेद 25 से 28 आपको अपना धर्म मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की पूरी आजादी देते हैं। लेकिन ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सरकार धर्म के मामलों से एक निश्चित दूरी बनाए रखेगी। जैसे सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। और संस्कृति और शिक्षा के बारे में अनुच्छेद 29 और 30 में एक बारीक सा अंतर है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसे ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने का अधिकार देता है। इसका दायरा बड़ा है। इसमें बहुसंख्यक भी आ सकते हैं। जी, जबकि अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों मतलब धार्मिक या भाषाई को अपने शिक्षण संस्थान खोलने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ये अंतर अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ये सब अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर राज्य इनमें से किसी अधिकार को छीन ले तो एक आम नागरिक क्या कर सकता है? इसका रास्ता खुद संविधान ने दिया है। अनुच्छेद 32 में, जिसे डॉक्टर अंबेडकर में संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी, इसका मतलब है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार छिनता है तो आप बाकी सब रास्ते छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह के विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। जी हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा ये नागरिक के हाथ में ब्रह्मास्त्र की तरह हैं। एक अधिकार जो हमेशा चर्चा में रहता है वो है संपत्ति का अधिकार। ये पहले मौलिक अधिकार था पर अब नहीं है। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी आजादी के बाद भूमि सुधारों से जुड़ी है। 1950 में ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन जब सरकार ने जमींदारी खत्म करने के लिए कानून बनाने शुरू किए तो ये अधिकार आड़े आने लगा। तो बहुत विवाद हुए होंगे। जी बहुत। अंततः 1978 में 44वें संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो आज इसकी क्या स्थिति है? ये एक कानूनी अधिकार है? हाँ, आज यह एक विधिक अधिकार है, अनुच्छेद 300A के तहत। इसका मतलब है कि सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि कानून बनाकर। चलिए अब अपनी चर्चा के उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, द गोल्डन ट्रायंगल। ये क्या है? मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्रांतिकारी विचार दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 यानी समानता, अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार ये अलग अलग नहीं हैं,
ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, गहरे जुड़े हुए हैं और मिलकर एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का कोई भी कानून जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, उसे अब इन तीनों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। बिल्कुल, उसे अनुच्छेद 14 के तहत उचित और अनुच्छेद 19 के तहत तर्कसंगत भी होना चाहिए। एक का भी उल्लंघन दूसरों को अपने आप प्रभावित करेगा। यही वो कॉन्सेप्ट है जो आज भारत में मानव अधिकारों की व्याख्या का आधार है। आपने एकदम सही समझा। अंत में एक बात जो प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, कौन से अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं? हाँ, ये हमेशा पूछा जाता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। बाकी अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं, सिवाय शत्रु देश के नागरिकों के। बिल्कुल, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो इन सभी अधिकारों को खास बनाता है वो है ये, जस्टिशिएबल है। मतलब वाद योग्य है। आप इनके हनन पर सीधे कोर्ट जा सकते हैं। जी। तो आज हमने अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा से एक यात्रा शुरू की और अनुच्छेद 35 तक के प्रावधानों को विस्तार से समझा। हमने न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों, अधिकारों के विकास और सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट किया। जब इस विषय का रिवीजन करें तो अपने नोट्स के साथ इस ऑडियो को एक बार फिर सुन लेना चाहिए। हाँ, सारे कॉन्सेप्ट्स और उनके बीच का कनेक्शन दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। याद रखें, परीक्षा में रैंक ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट की स्पष्टता से बनती है, केवल तथ्यों को रटने से नहीं। कॉन्सेप्ट टू रैंक के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, आपको परीक्षक की सोच समझना सिखाते हैं। अगली चर्चा में मिलेंगे।